कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपका होम स्टेट मिल जाए। अगर आप देखेंगे तो रैंक 1 तक को उनको भी उनकी पहली चॉइस नहीं मिली कि कुछ परीक्षाओं में एक स्ट्रेस इंटरव्यू होता है। यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी एग्जाम है जहां पर एक एक नंबर से आपकी रैंक में भारी गिरावट आ सकती है। ये प्री क्या होता है? ये मेंस के लिए एक प्रकार की छलनी होती है। जितनी अच्छी रैंक आप लाओगे उतनी इस बात की संभावना बढ़ती जाएगी कि आपको आपकी पसंद की सेवा मिल जाए। कि यूपीएससी की परीक्षा में अगर आप चयनित होते हैं तो जितनी भी सेवाएं हैं वो सारी बहुत ज्यादा अच्छी सेवाएं हैं। तो अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म भर दिया तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। अटेम्प्ट आपका तब काउंट होगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को 100% क्लैरिटी के साथ नहीं पता कि यार ये एग्जाम होता क्या है, और खाली एग्जाम नहीं, एग्जाम के बाद ट्रेनिंग कैसे होती है, कैडर एलोकेशन कैसे होता है, सर्विस एलोकेशन कैसे होता है, अगर ये सारी चीजें आपको क्लैरिटी के साथ नहीं पता है तो आप यहां पर इस वीडियो में रुकिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी के दिमाग में एक क्लैरिटी होगी, आप सबको एक अंदाजा होगा कि यूपीएससी का एग्जाम जो है उसका पैटर्न क्या होता है, उस परीक्षा में क्या पूछा जाता है, किस चीज का परीक्षण किया जाता है। और अगर आपको ये सब नहीं पता, अगर आप एकदम बिगिनर हैं, तो मेरे विचार में किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के पहले ये वाली जानकारी जो है ये हमको प्राप्त हो जाए, ये हमको मिल जाए, ये अपने आप में बहुत ही आवश्यक है। तो आज जो है क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि बच्चे आते हैं क्लासेस में, कुछ पूछते हैं, कुछ चर्चा वो करते हैं, और बहुत बार मेरा ऑब्जर्वेशन ये होता है कि उनको एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो ठीक से पता नहीं है कि एग्जाम जो है उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसकी नेचर क्या है, बच्चे उसको ठीक से जानते नहीं हैं। तो आज जो है ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। अगर आपको इन सब चीजों की बहुत अच्छे से जानकारी है तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, आप इस वीडियो को मतलब देखना अवॉइड भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को 100% क्लैरिटी के साथ नहीं पता कि यार ये एग्जाम होता क्या है, और खाली एग्जाम नहीं, एग्जाम के बाद ट्रेनिंग कैसे होती है, कैडर एलोकेशन कैसे होता है, सर्विस एलोकेशन कैसे होता है, अगर ये सारी चीजें आपको क्लैरिटी के साथ नहीं पता है तो आप यहां पर इस वीडियो में रुकिए। आपको मैं इसमें ये सारी जानकारी अगले 20 मिनट के आसपास में सारी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं जल्दी से हमारी चर्चा, यूपीएससी परीक्षा की पूरी यात्रा। ठीक है जी, इसमें हम क्या करने वाले हैं, यूपीएससी परीक्षा की पूरी यात्रा जो है पहले दिन से लेकर, यानी कि आपके एकदम शुरुआत से लेकर अंत तक यह यात्रा किस तरीके से होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसका हम वर्णन आपके सामने करेंगे। तो यूपीएससी है क्या? आप जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जैसा इसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, यह क्या करता है? यह भारत में मेरिट का वॉचडॉग है। भारत में जो आपकी हम ये कह सकते हैं मेरिट है, जो शैक्षणिक उत्कृष्टता है, इसका काम यह होता है कि ये अलग अलग प्रकार की नौकरियों के लिए जो बेहतरीन सबसे अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं उनका चयन करने की कोशिश करता है। यह आपके यूपीएससी का काम होता है। तो यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, जिसको आमतौर पे हम यूपीएससी एग्जाम के नाम से ही जानते हैं, इट इज वन ऑफ द एग्जाम्स दैट यूपीएससी कंडक्ट्स। यूपीएससी और भी बहुत तरह के एग्जाम कराता है, लेकिन आज हम सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात करेंगे। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम के माध्यम से यूपीएससी जो है वो 24 ऐसी सेवाएं होती हैं, जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस, भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस, भारतीय राजस्व सेवा यानी कि आपकी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आईआरएस, ऐसी सेवाओं के लिए अफसरों की नियुक्ति करता है, अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ऐसी 24 सेवाओं के लिए अपॉइंटमेंट्स यहां पर वो करता है। बहुत ही बड़ी प्रतिस्पर्धा है, आप जानते हैं, इसको मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली देश का सबसे कठोर, सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है। करीब 10 लाख अभ्यर्थी इसमें बैठते हैं, जिनमें से 1000 के आसपास का फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके कॉलेज एग्जाम जैसा ही है, जहां पर आप थोड़ा बहुत पढ़ाई करके बैठ जाओगे और तैयारी करोगे, तो यार ये गलतफहमी है, इसको दूर कर लीजिए। ये आपके कॉलेज के एग्जाम जैसा नहीं है, ये कोई सामान्य परीक्षा नहीं है। इस परीक्षा में 10 लाख से ज्यादा लोग बैठते हैं, जिनमें से करीब करीब 1000 के आसपास का सिलेक्शन होता है। तो भाई
जो आपकी तैयारी का लेवल है वो बहुत ही टॉप नॉच होना चाहिए। इट इज एन अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव, यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी एग्जाम है जहां पर एक एक नंबर से आपकी रैंक में भारी गिरावट आ सकती है। तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी, बहुत ज्यादा एक गंभीर तैयारी आपको इसके लिए करनी होती है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूं, अगर आप अपनी तैयारी में अनअकैडमी की मदद लेना चाहते हैं तो भाई अनअकैडमी का शिक्षा महोत्सव अभी चल रहा है। याद रखिए 2027, 28 और 29 वाले एस्पिरेंट्स अपने हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जब का भी वो चाहें। तो भाई आपको जो है अतुल जैन कोड इसके लिए लगाना होगा, ये बात आप याद रखें। अतुल जैन कोड आप लगा सकते हैं और आज ही आप इसमें एनरोल करें। जिस वर्ष भी आपको एग्जाम देना है उसके हिसाब से आप अपना एनरोलमेंट करें और अपनी तैयारी को एक सही आकार, सही दिशा प्रदान करें। यह मेरा आप सभी से आग्रह होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, पात्रता कि आप में से एलिजिबल कौन कौन है। अक्सर एलिजिबिलिटी को लेकर विद्यार्थियों में एक शंका होती है, एक डाउट होता है। तो याद रखिए सबसे पहली तो एलिजिबिलिटी का मतलब यह है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है भारत में कहीं से भी या भारत के बाहर भी किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और उसमें आप केवल पास हो, कोई ऐसा नहीं है कि 50% या 60% या इतने नंबर होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप केवल पास भी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम वर्ष के छात्र अगर आप अपने ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में हैं, यानी कि एग्जाम का रिजल्ट आते आते आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जब तक मेंस होगा तब तक आपका ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है। यह बात क्लियर है कि नहीं है? कहीं से भी हो सकता है, किसी भी विषय में हो सकता है, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सा भी आपका ग्रेजुएशन हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो आपके अब जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, वो 21 वर्ष से 32 वर्ष के अलाउड है। यानी कि और ये कट ऑफ क्या माना जाता है, जिस साल प्रीलिम्स हो रहा है उस साल के 1 अगस्त को हम ये एज देखते हैं। यानी कि मान लीजिए 2027 में आपको एग्जाम देना है, तो अगर 1 अगस्त 2027 को आप 21 वर्ष पूरे कर लेंगे तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आप 32 वर्ष से नीचे के होंगे तो आप अलाउड हैं। ठीक है, तो 21 से 32 जनरल कैटेगरी के लिए है। सेम चीज 21 से 35 यानी कि लोअर कट ऑफ सबके लिए 21 वर्ष है, हायर कट ऑफ में थोड़ी सी छूट है। ओबीसी वर्ग के लिए 35 वर्ष है और एससी एसटी वर्ग के लिए 37 वर्ष है। तो यह आपके लिए कुछ अपर एज में छूट दी गई है। लोअर एज जो है वो सबके लिए 21 साल है। अगर आप 21 साल के नहीं हैं तो आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते। इट्स एज सिंपल एज दैट, एकदम सिंपल बात है। लोअर कट ऑफ एज की सबके लिए सेम है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यूपीएससी के अटेम्प्ट जो है वो असीमित नहीं होते, आपको एक सीमित अटेम्प्ट ही मिलते हैं। जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी 6 बार अटेम्प्ट दे सकता है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी का विद्यार्थी 9 बार अटेम्प्ट दे सकता है, और एससी एसटी के पास असीमित अटेम्प्ट होते हैं लेकिन इस आयु सीमा के अंदर। ठीक है, तो एससी एसटी का कैटेगरी का विद्यार्थी जो है वो अगर 37 वर्ष तक की आयु है माफ कीजिएगा, उसके पास आयु सीमा है तो वो 37 वर्ष की आयु तक हर साल प्रयास कर सकता है। उसके प्रयासों पर किसी तरह का कोई है ना, कोई जो है एक रोक टोक जो है वो नहीं होती। ये बात क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, ये बात याद रखिएगा, केवल फॉर्म भरने को अटेम्प्ट नहीं माना जाता। तो अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म भर दिया तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। अटेम्प्ट आपका तब काउंट होगा जब आप एग्जामिनेशन देने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचोगे और वहां पे अटेंडेंस शीट पे साइन करोगे। ये बात क्लियर हो गई? केवल फॉर्म भरना अटेंडेंस नहीं है, माफ कीजिएगा, अटेम्प्ट नहीं माना जाता। तो अगर आप में से कई लोग ये सोचकर जो है फॉर्म नहीं भरते, कई लोग जो है फॉर्म नहीं भरते सोचकर कि मेरा अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, तो ऐसा मत कीजिए। आपकी फॉर्म भरने की इच्छा है तो आप भरिए, फॉर्म से आपका अटेम्प्ट काउंट जो है वो नहीं होता है। ये बात क्लियर है? इस एक सिंपल सी बात को समझिए। चलिए अब आते हैं हमारी परीक्षा पर। तो आपकी परीक्षा जो है, यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में कराई जाती है। 3 इसके अलग अलग स्टेजेस हैं। जो सबसे पहला स्टेज है वो होता है प्रीलिम्स, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। देखो भाई, प्रारंभिक परीक्षा में 10 लाख बच्चे बैठते हैं, तो आपको क्या करना होता है, फिल्टरिंग करनी होती है। देखा जाए तो सबसे इंटेंस एग्जाम यही है, क्योंकि ये वो परीक्षा है जहां पर आप ये मानकर चलिए 10 लाख में से करीब करीब 13,000 का चयन किया जाता है।
मतलब जो 10 लाख लोग इसमें बैठते हैं उनमें से करीब करीब 13,000 लोग जो हैं उनका चयन किया जाता है। तो आपके 9,87,000 के आसपास लोग इसी स्टेज पर ठुकरा दिए जाते हैं, इसी स्टेज पर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। यह बात समझ में आई? तो बहुत इंटेंस चयन है। तो इसमें क्या होता है, प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं। सबसे पहली चीज तो प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर मतलब क्या होता है, जिसमें 4 विकल्प होते हैं, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कोई जिनमें से कोई एक सही है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई एक सही है, आपको सही ऑप्शन मार्क करना होता है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जिसको हम जीएस पेपर 1 कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इन सब चीजों पे आधारित 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, हर प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी कि पूरा पेपर करीब 200 अंक का होता है। ठीक है, पूरा पेपर आपका 200 नंबर का होता है, और इसमें आपने अगर सही उत्तर दिया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और गलत उत्तर देने पर आपको -0.67 नंबर मिलते हैं। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, सही दिया तो +2 और गलत दिया तो -0.67। यह बात क्लियर है? तो तुक्के नहीं मारने होते, ध्यान से अच्छे से पढ़ के कैलकुलेटेड तरीके से पेपर करना होता है। यह नहीं कि आंख बंद करी और सारे आंसर मार्क करते चले गए, ऐसा नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग होती है। अब आते हैं आपके दूसरे पेपर पे। दूसरे पेपर को हम सीसैट का पेपर बुलाते हैं भाई। पेपर 2 जो है वो आपका 200 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, 2.5 नंबर का होता है, यानी कि यह पेपर भी आपका 200 अंक का होता है। इसमें सही करने पर +2.5 मिलता है, और गलत करने पर -0.83 नंबर मिलते हैं। बेसिकली जितना सही करने पे मिलता है उसका 1/3 गलत करने पर मिलता है, ये याद रखिए। पर याद रखने वाली इसमें क्या आता है, आपका मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, ये सारी चीजें आपकी इसमें पूछी जाती हैं। जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप का है वो आपका पेपर 2 होता है। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका ये वाला पेपर जो होता है इसमें आपको केवल 33% अंक लाने होते हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उसमें पेपर 2 का कोई खास योगदान नहीं है। पेपर 2 में अगर आप 33% नंबर ले आए, यानी कि 66 नंबर ले आए, तो बस आपका फिर आगे पेपर 2 नहीं देखा जाएगा। आप प्री में सेलेक्ट हुए या नहीं हुए यह आपके पेपर 1 के आधार पर तय होगा। पेपर 2 यह तय करेगा, जैसे मान लीजिए आपका पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर आया, आप सारे क्वेश्चन भी सही करके आ गए, लेकिन आपका अगर पेपर 2 में 65 नंबर रह गए तो आपका पेपर 1 चेक ही नहीं होगा, आप तब भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चेक तो हो जाएगा लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, यह बात याद रखिए। तो पेपर 2 जो है वो केवल क्वालिफाइंग है। 66 नंबर अगर आप ले आए, उसके बाद आप एक बच्चा 66 लाया, एक 166 लाया, उसमें मेरिट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि केवल पेपर 1 काउंट होगा। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सी बात याद रखनी है। ये आपका प्रारंभिक परीक्षा होता है। तो आमतौर पे प्रारंभिक ये प्री क्या होता है, ये मेंस के लिए एक प्रकार की छलनी होती है ना। तो आप क्या करते हो, जो आपके अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको आप मेंस तक लेके जाते हो, बाकी कैंडिडेट्स को आप हटा देते हो। ये काम प्रीलिम्स का होता है। ठीक है, क्योंकि भाई देखो मेंस में कॉपियां चेक करनी होती हैं, 10 लाख बच्चों की कॉपी तो आप चेक कर नहीं सकते, ये काम प्रीलिम्स का होता है। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि प्री में पेपर 2 का जो है आपको केवल इसे क्वालिफाई करना है, इसमें आपको मेरिट की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, पूरा प्रीलिम्स भी जो है ये आगे आपके फाइनल रिजल्ट में काउंट नहीं होगा। यानी कि एक बच्चा जो प्रीलिम्स में हाईएस्ट नंबर लाके क्वालिफाई किया और एक बच्चा जो केवल कट ऑफ के बराबर नंबर लाके क्वालिफाई किया, मेंस में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेंस में सब लोग दोबारा 0 से ही शुरू करेंगे। मेंस में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये प्रीलिम्स का टॉपर था या फिर ये प्रीलिम्स में आखिरी जो है कट ऑफ पे सेलेक्ट हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात क्लियर हो गई? तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के बाद आते हैं हम असली परीक्षा पर, जो है मेंस। ये आपका स्टेज 2 है, मेंस। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है। यहां पर आपका एक्सप्रेशन जांचा परखा जाता है कि आपको वास्तविकता में कितना आता है। ठीक है, तो मेंस में क्या होता है, मेंस में होते हैं बेटा 9 पेपर। ठीक है, इन 9 में से 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। देखो, दो आपके 9 पेपर हैं, 2 पेपर हैं क्वालिफाइंग, एक है किसी भारतीय भाषा का और दूसरा है अंग्रेजी का। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है, इनको आपको, इन दोनों पेपर्स को आपको केवल पास करना है, और इनके मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल स्कोर में जुड़ते नहीं हैं।
इनमें आपके कितने नंबर आए वो आपके फाइनल स्कोर में जोड़े नहीं जाएंगे। आपको भारतीय भाषा का और आपको जो इसका इंग्लिश का पेपर होगा वो आपको केवल पास करना होगा। ठीक है, इतना सा काम आपको इसमें होता है क्वालिफाइंग पेपर में। इसके बाद आपके पास जीएस के 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4। ये चारों पेपर्स जो होते हैं ये 250-250 नंबर के होते हैं, यानी कि आपका 1000 नंबर का जनरल स्टडीज होता है, 250-250 नंबर के आपके 4 पेपर जीएस के होते हैं। आप एक कोई ऑप्शनल लेते हो, याद रखिएगा ऑप्शनल का आपका पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, लेकिन विषय आपको एक ही चुनना है। तो यूपीएससी एक लंबी सी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट देती है, आप उसमें से अपनी पसंद का कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हो जिसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल तक की तैयारी करनी होती है। यूपीएससी उसका सिलेबस अच्छे से प्रिस्क्राइब करता है, काफी ढंग से बताता है यूपीएससी की ऑप्शनल का पाठ्यक्रम क्या है, उसके अनुसार आपको तैयारी करनी होती है। 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं, 250 नंबर के और 250 नंबर के। ठीक है, और एक आपका पेपर होता है एस्से का, एक आपको लिखना होता है निबंध जो आपका 250 नंबर का होता है। एक आपका मतलब निबंध का पेपर होता है, उस पेपर में आपको 2 निबंध लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेंस का स्कीम। तो आप देख सकते हैं आपके 9 पेपर हैं जिनमें से 7 मैटर करते हैं, 2 केवल क्वालिफाइंग हैं। तो 250-250 नंबर के 7 पेपर हो गए, यानी कि 1750 नंबर का आपका मेंस होता है। तो आपका मेंस हो गया 1700। अब तक मेंस दिया कितने लोगों ने था? करीब 13,000 लोगों ने मेंस दिया था, है ना। तो इन 13,000 लोगों में से क्या होता है, याद रखिए मेंस में 1750 में से जो स्कोर आता है उसके आधार पे तकरीबन ऊपर के 3,000 लोगों के आसपास का चयन किया जाता है। 13 में से 3,000 हो गए, 10,000 लोग मेंस के लेवल पे भी हटा दिए गए, अब बचे 3,000 लोग। इन 3,000 लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण कहते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट कहां होता है? ये दिल्ली में होता है, याद रखिए। ये आपका देश में कहीं और नहीं होता, केवल दिल्ली में होता है, यूपीएससी के भवन में होता है। और इसमें क्या होता है, एक पैनल होता है, इसमें 5 लोग होते हैं। 5 लोगों का पैनल जो है वो आपसे सवाल जवाब करता है। आप एक फॉर्म भरते हो जो आपका एक रिज्यूमे टाइप का होता है, जिसको हम डीएएफ कहते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप वो डीएएफ भरते हो, तो उसमें आप अपने जीवन के बारे में, आपने क्या पढ़ा है, क्या आपके शौक हैं, क्या क्या आपको पुरस्कार मिले हैं, क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, ये सारी चीजें आप भरते हैं। तो इनके आधार पर जो है परीक्षण किया जाता है, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, सवाल कहीं और से भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरह का, बेसिकली वो आपसे बातचीत करते हैं। यहां पर यह याद रखिएगा कि कुछ परीक्षाओं में एक स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, जैसे एनडीए टाइप के एग्जाम में वो आपसे पहेलियां पूछते हैं, आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, आप पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। सिविल सर्विसेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यूपीएससी के इंटरव्यू में कोई प्रेशर इंटरव्यू नहीं होता है, आपसे बहुत प्यार से और सम्मान से बात की जाती है, आपको मौका दिया जाता है, आपको सोचने का मौका दिया जाता है। अगर आपको कोई सवाल नहीं भी आता तो आपका कोई अपमान नहीं किया जाता। इनफैक्ट ये कहा जाता है, इसमें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो आप आराम से इस बात को मान लीजिए कि सर मेरे को नहीं पता। झूठ मत बोलिए, ब्लफ मत कीजिए, फालतू में हीरो मत बनिए, उसका कोई मतलब नहीं होता। बहुत ही अनुभवी लोग होते हैं तो उनके सामने आप जो है करीब 35 मिनट, आधे घंटे से लेकर 45 मिनट के बीच का एक इंटरव्यू होता है। और ये इंटरव्यू जो होता है ये आपका 275 नंबर का होता है। 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो आपकी फाइनल मेरिट जो बनती है उसमें आपके मेंस के 1750 नंबर जो होते हैं वो प्लस इंटरव्यू के 275 नंबर जो हैं ये जोड़े जाते हैं, और 2025 में से आपके फाइनल अंक आते हैं, और इस फाइनल अंक के आधार पर आपका रिजल्ट बनता है। तो देखिए फाइनल रिजल्ट में प्रीलिम्स के नंबरों का कोई योगदान नहीं है, केवल मेंस और इंटरव्यू के नंबर्स का योगदान है फाइनल में। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी ढंग से करनी नहीं है, क्योंकि प्री नहीं क्लियर करोगे तो यहां तक पहुंचोगे ही नहीं। प्रीलिम्स यहां तक आने का दरवाजा है, लेकिन वो दरवाजा बहुत कठिन है, आसान दरवाजा नहीं है। 99% लोग उसी दरवाजे से लौट जाते हैं, उसी दरवाजे पर गिर जाते हैं। 98% लोग, 99 नहीं, ठीक है। तो आपको उन 2% में आना है जो उस दरवाजे को पार कर पाते हैं। बात समझ में आई? तो इस 2025 से आपको 25 अंकों में से आप जितना लाएंगे उतना आपको जो है रैंक मिलेगा। जितनी बेहतर रैंक लाओगे उतना बेहतर, उतना आपको आगे फायदा होगा। देखो इसके अलावा क्या होता है, अब आते हैं हम सर्विस एलोकेशन पे। ठीक है जी, अब आते हैं सर्विस एलोकेशन पे।
आमतौर पे जो भी व्यक्ति इस परीक्षा को देना चाहता है भाई वो आईएएस बनना चाहता है, लेकिन आईएएस के पद तो जो है मान लीजिए 100 हैं या 110 हैं या 90 हैं, तो ये कैसे एलोकेट होगा? तो ये आपको रैंक के आधार पे मिलता है। जैसे आप सभी अपने डीएएफ में, आप अपने फॉर्म में अपने फॉर्म में आप अपनी सर्विस प्रेफरेंस भरते हो कि भाई आपकी पहली प्राथमिकता कौन सी सेवा है, दूसरी प्राथमिकता कौन सी सेवा है, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी, इस तरह से आप सर्विस प्रेफरेंस भरते हो। तो मान लीजिए आप रैंक 1 हैं, तो सबसे पहले आपका फॉर्म उठाया जाएगा और देखा जाएगा कि भाई आपने आईएएस भरा है, तो आपको आईएएस में अगर एक भी वैकेंसी होगी तो आपको मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से रैंक के हिसाब से फॉर्म उठाए जाते हैं। यहां पर आपकी कैटेगरी मैटर करती है, क्योंकि हर सेवा में एससी एसटी और ओबीसी वगैरह के लिए आरक्षण हो सकता है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखें कि एससी एसटी को, इसीलिए आपने देखा होगा कि आमतौर पे एससी एसटी वर्ग के या ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको थोड़ी नीचे वाली रैंक लाने के बाद भी अक्सर आईएएस या आईपीएस मिल जाता है, जनरल कैटेगरी को नहीं मिलता है। यह आपने अक्सर देखा होगा। तो आपका जो है, अगर आप जितनी अच्छी रैंक आप लाओगे उतनी इस बात की संभावना बढ़ती जाएगी कि आपको आपकी पसंद की सेवा मिल जाएगी। ठीक है, यह बात याद रखिए। हालांकि मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि यूपीएससी की परीक्षा में अगर आप चयनित होते हैं तो जितनी भी सेवाएं हैं वो सारी बहुत ज्यादा अच्छी सेवाएं हैं। इनमें से कोई भी सेवा ऐसी नहीं है जो बेकार है, या कोई भी सेवा ऐसी नहीं है जो करने लायक नहीं है। तो कभी भी अगर आपकी निचली रैंक भी आती है, आपको कोई और सर्विस भी मिलती है, तो उसको लेकर निराश मत होइए। यह मत सोचिए कि आपका अटेम्प्ट खराब हो गया, क्योंकि ये सारी सेवाएं जो हैं वो एक से एक बढ़कर एक हैं। ठीक है, तो उम्मीदवार जो है वैकेंसी, रैंक और प्रेफरेंस, कि देखिए कई बार क्या होता है, आईपीएस में ज्यादा वैकेंसी होती है, कई बार आईएएस में ज्यादा वैकेंसी होती है, ज्यादा लोग रिटायर हुए होते हैं, तो उसका भी फर्क पड़ता है कि कुल कितनी वैकेंसी है, आपकी रैंक कितनी है और आपने कौन सी सर्विस को चुना। अब जैसे कई बार कुछ लोग आईपीएस चुनते ही नहीं है। मैं खुद, ऐसे मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने आईएएस के बाद सीधा आईआरएफ भरा, उन्हें आईपीएस यार बहुत मेहनत वाला है या पुलिस वाली नौकरी हमको करनी नहीं है। तो अगर आपने भरा ही नहीं है तो आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो जो आपने प्रेफरेंस भरा है उसी ऑर्डर में देखा जाएगा कि आपके प्रेफरेंस वाली सर्विस अगर अवेलेबल है तो आपको मिल जाएगी। अगर आपकी पहली प्रेफरेंस वाली अवेलेबल नहीं है तो आपको आपके दूसरे प्रेफरेंस वाली मिलेगी, अगर वो भी नहीं है तो तीसरी वाली मिलेगी, अगर वो भी नहीं है तो चौथी वाली मिलेगी। इस तरीके से एलोकेशन जो है होता है, इस तरीके से आवंटन होता है। अब आते हैं भैया कैडर पे। देखो, कैडर जो होता है ये दो सेवाओं में होता है भारत में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, एक तो आईएएस में और एक आईपीएस में। कैडर का मतलब क्या होता है, आपको एक राज्य असाइन किया जाता है और आप अपनी नौकरी का एक सिग्निफिकेंट समय उसी राज्य में सेवाएं देते हुए गुजारते हो। ठीक है, तो अभी क्या है, हमारे यहां 26 कैडर इस समय उपलब्ध हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, 5 अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। ठीक है, कैडर को क्या होता है, 5 अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। उत्तर भारत के राज्यों को एक साथ रखा गया है, कुछ अलग राज्यों को एक साथ वर्ग बनाया गया है। तो ऐसे 5 ग्रुप बनाए गए हैं। आपको हर ग्रुप में अपनी चॉइस देनी होती है कि भैया ग्रुप 1 में मेरी, जैसे ग्रुप 1 में मान लो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये एक साथ हैं, तो मैंने चॉइस दे दी, मेरी पहली यूपी है, दूसरी राजस्थान है, तीसरी बिहार है। अब ऐसे साउथ इंडियन राज्यों का ग्रुप होगा, तो साउथ इंडियन में मान लो मैंने ये दे दी कि पहला मेरा चॉइस तेलंगाना है, दूसरी मेरी चॉइस आंध्र है, तीसरी तमिलनाडु है, चौथी केरल है, मान लीजिए मैंने ये चॉइस दे दी। तो अब इसके आधार पे क्या होगा, मुझे जो ग्रुप असाइन होगा इसमें आपकी रैंक से फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, एक होता है आपका होम स्टेट, एक आउटसाइड होम स्टेट और एक जॉइंट कैडर। ठीक है, तो अक्सर विद्यार्थी अपने होम स्टेट में जाना चाहते हैं कि यार जहां पर मैंने अपना जीवन गुजारा है, जो मेरा अपना राज्य है, मैं वहीं पे सर्व करना चाहता हूं। ये बात सत्य है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपका होम स्टेट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो रैंक 1 तक को, जैसे टीना डाबी जी जो थी, जो रैंक 1 थी, उनको भी उनकी पहली चॉइस नहीं मिली थी, अब उनको भी उनका होम कैडर नहीं मिला, क्योंकि अगर उनके होम कैडर में मान लीजिए उनके जो कैटेगरी है उसमें कोई वैकेंसी नहीं है तो उनको वो नहीं मिलेगी। तो ग्रुप में आपकी चॉइस देखी जाती है, आपको हर वर्ग में, हर ग्रुप में अपनी चॉइसेस देनी होती हैं, और थोड़ा सा यहां पे आपको चीजें तकदीर के हाथ में छोड़नी पड़ती हैं। मतलब कोई एकदम गारंटीड होता नहीं है कि आपको आपकी पसंद का कैडर मिल जाएगा। ठीक है, ये बात बहुत ही स्पष्ट है। तो ऐसा हो सकता है कि आप इस एग्जाम को दें, आप आईएएस बन भी जाएं, लेकिन आपको आपकी पसंद का कैडर ना मिले, आपको कैडर कहीं और का मिले। लेकिन यार आईएएस होता है, कैडर बदलने का एक तरीका शादी करना होता है। अक्सर लोग ये करते हैं कि अगर पति और पत्नी दोनों किसी ऐसी सेवा में हैं जो कि आईएएस या आईपीएस हैं,
तो दोनों में से किसी एक, मान लीजिए पति जो है वो तमिलनाडु कैडर का है, पत्नी मध्य प्रदेश कैडर की है, तो या तो दोनों का मध्य प्रदेश कर दिया जाएगा या दोनों का तमिलनाडु कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि सिविल सर्वेंट जो है वो आपस में विवाह बहुत ज्यादा करते हैं, ये आपने देखा होगा, और विवाह करके वो एक दूसरे का कैडर चेंज करा ले, उनमें से कोई एक जो है वो अपने कैडर को परिवर्तित कर लेता है। खैर ये सब बाद की बातें हैं। पॉइंट ये है कि कैडर जो है वो थोड़ा सा आपके हाथ के बाहर है ना, आपके नियंत्रण के बाहर है। आप अगर रैंक 1 भी ले आएंगे तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो कैडर मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। आप इस बात को समझिए कि यार एक ऑल इंडिया सर्विस है, आप पूरे देश के लिए काम करने आए हैं, तो ऐसे में इतना ज्यादा राज्य उन्मुख सोच रखना कि मैं केवल इसी राज्य में काम करना चाहता हूं, ये उचित नहीं है, ठीक है। तो यूपीएससी डीओपीटी का निर्णय होता है, आप अपनी प्राथमिकता भरते हैं। एससी एसटी को होम स्टेट में अक्सर प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता तो क्या है, एससी एसटी की क्योंकि वैकेंसीज होती हैं तो उनको जनरली वहां पे मिल सकता है, चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। कैडर अंतिम और स्थायी है, यह बात याद रखिएगा। कैडर की चॉइस बहुत सोच समझ के भरिएगा। अगर आप जब कैडर की लिस्ट भरेंगे तो रैंडमली तुक्केबाजी में मत भरिएगा। कुछ लोगों से बात कीजिएगा, अपने शिक्षकों से बात कीजिएगा, आपके सीनियर्स से बात कीजिएगा, उसके बाद ही कैडर का चयन भरिएगा। क्योंकि कैडर अगर एक बार अलॉट हो गया तो शादी ही इकलौता तरीका है जिससे वो कैडर बदलता है, अन्यथा वो कैडर नहीं बदलता। कैडर स्थायी होता है, अंतिम होता है, कैडर परिवर्तन का कोई तरीका नहीं होता। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आता है भाई ट्रेनिंग। अब ये आप सेलेक्ट हो गए भाई, आईएएस बन गए, कैडर वैडर आपको अलॉट हो गया। अब आपकी ट्रेनिंग क्या होती है? तो ट्रेनिंग का पहला चरण जो होता है उसको हम कहते हैं फाउंडेशन कोर्स, जिसे यूपीएससी की भाषा में एफसी कहा जाता है, फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स के लिए आपको सबसे पहले 15 सप्ताह के लिए मसूरी भेजा जाता है। लबासना लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है, प्रशासनिक एकेडमी है, वहां पर आप 15 हफ्ते के लिए जाते हैं। वहां पर आपका क्या होता है, एक तरह से टीम बिल्डिंग जैसी होती है, यानी कि आप बाकी साथी अफसर जो हैं उनके साथ जान पहचान करते हैं, थोड़ा सा प्रशासन के बारे में आप सीखते हैं, टीम स्पिरिट डेवलप करते हैं। यह आपका प्रमुख काम होता है। थोड़ा सा आपको हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, एथिक्स ये सब पढ़ाया जाता है। शारीरिक शिक्षा दी जाती है आपको। अक्सर तैयारी करते करते लोग बड़े अनफिट हो जाते हैं, तो बड़ा दौड़ाते हैं वहां पर, थोड़ा सा आपको फिट करते हैं, ट्रैकिंग कराते हैं, पहाड़ों पर चढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा सबको शारीरिक तौर पर सक्रिय किया जाता है, फिट किया जाता है। और उसके बाद तो 15 हफ्ते करीब करीब आप मान के चलिए 4 महीने यहां पर गुजारने के बाद आप अपनी अपनी सर्विस की एकेडमी में चले जाते हैं, आपकी जो भी सर्विस है। तो आईएएस अफसर जो होते हैं वो यहीं रहते हैं, लबासना में ही रहते हैं, मसूरी में। आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपकी जो है हैदराबाद में, वहां चले जाते हैं। तो अलग अलग जगहों पर आपके अधिकारी चले जाते हैं। तो अगर आप आईएएस की देखें तो एक बहुत लंबी और व्यापक ट्रेनिंग है। तो फेज 1 इनका मसूरी में होता है, जहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिखाते हैं, इकोनॉमिक्स सिखाते हैं। फेज 2 में क्या होता है, आपको किसी जिले में कलेक्टर के साथ असाइन कर दिया जाता है। वो कलेक्टर जो होता है आपका पहला मेंटोर होता है, और आपको एसडीएम या ट्रेनी प्रशिक्षु अधिकारी के तौर पे आपको असाइन कर दिया जाता है। वो आपको अलग अलग काम दे सकता है कलेक्टर। कभी आपको जिले में कहीं का बीडीओ बना देगा, कभी आपको एक क्षेत्र का एसडीएम बना देगा, कभी आपको अनाज मंडियों का प्रमुख बना देगा, ताकि आप काम सीख पाएं। आइडिया यह है कि आप वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, काम सीख रहे हैं। उसके बाद आईएएस अधिकारी भारत दर्शन पे जाते हैं। भारत दर्शन में आप देश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हैं। वहां पर आपके बहुत तरह के अटैचमेंट्स होते हैं। आपको स्थानीय पुलिस के साथ अटैच किया जाता है। अगर सीमावर्ती राज्य है तो आपका मिलिट्री अटैचमेंट होता है, आपको आर्मी के साथ अटैच किया जाता है। देश में जो है आप वहां जाके स्कूलों का दौरा करते हैं, आंगनवाड़ियां देखते हैं, सरकारी अस्पताल देखते हैं। तो गांव में बिल्कुल जो आपका वास्तविक देश है वो कैसे चल रहा है, वो काम कैसे होता है, इन सब चीजों को आप समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपको विदेशी दौरा भी कराया जाता है। विदेश में किसी दूसरे देश का प्रशासनिक सिस्टम कैसे चलता है आप वहां पर सीखते हो, उससे भी आप सीखने की कोशिश करते हो। ठीक है, यह बात क्लियर है। आईपीएस, आईएफएस और बाकी, अच्छा इसमें अभी केंद्र सरकार ने एक और चीज करी है। अब आप लोग कुछ समय तक केंद्र सरकार में असिस्टेंट सेक्रेटरी भी रहते हो। तो जितने भी लोग नए आईएएस बनते हैं वो केंद्र सरकार में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पे भी किसी ना किसी मंत्रालय में काम करते हैं। उसके बाद वो लबासना वापस जाकर अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी जानकारी शेयर करते हैं, और आखिरकार उनको उनके राज्यों में, जिस भी राज्य में उनका काम है, उनको वहां पर भेज दिया जाता है। ठीक है जी,
चलिए, बाकी सेवाओं की भी आईपीएस की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है। विदेश सेवा वाले अधिकारियों की ट्रेनिंग जो है वो फॉरेन सर्विसेज इंस्टीट्यूशन जो है वहां पे दिल्ली में आपका जेएनयू के पास वहां होती है। आईआरएस अधिकारियों की ट्रेनिंग नागपुर में होती है। तो बाकी आपकी जितनी भी ऐसी सेवाएं हैं उन सब के लिए आपकी अलग अलग एकेडमी है। ये लोग अपनी अपनी एकेडमी में जाते हैं और अपनी अपनी ट्रेनिंग को प्राप्त करते हैं। ठीक है भाई। तो यूपीएससी की तैयारी में मेरे ख्याल से ये जानकारी, इतनी जानकारी आपके लिए इस समय काफी है। आइडिया ये है, देखो ये एग्जाम जो है, ये जैसा कि आप इस वर्णन से भी शायद समझ सकते हैं कि कठिन तो है। कठिन होने के साथ साथ ये देश का सबसे सॉट आफ्टर एग्जाम है। देश में सबसे ज्यादा बहुप्रतीक्षित एग्जाम है। ज्यादातर अभ्यर्थी इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस भारत में इससे अच्छी नौकरी नहीं है। देश में शायद ये सबसे बेहतरीन नौकरी है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो एक गंभीरता, एक कंसिस्टेंसी के साथ आपको इसकी तैयारी करनी होगी। और अगर इस तैयारी में आपको किसी भी चरण, किसी भी स्टेज पे अनअकैडमी की मदद चाहिए तो आपकी मदद करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल रह गया है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनका निदान जरूर करूं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।